जय हिंद दोस्तों। जनरेशन में हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब जो यहाँ पास ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, तो इसके बारे में हमको आगे बढ़ना था। तो हाइड्रोजन पावर प्लांट हमने पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ेंगे ताप विद्युत। तो ताप से कैसे विद्युत का उत्पादन करते हैं, जिसको हम बोलेंगे थर्मल पावर प्लांट। तो ताप विद्युत संयंत्र को हम देखेंगे, जिसमें अक्सर आपने सुना होगा कि कोयले से बिजली बनती है, परंतु कैसे बनती है उसकी पूरी क्रियाविधि को, प्रोसेस को समझेंगे और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना ताप विद्युत संयंत्र। थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र। तो ताप विद्युत संयंत्र आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसको पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और फिर उसको हम समझते हैं पूरी चीज़ को। तो हमको सबसे पहले क्या लेना होता है कि पानी को गर्म करना होता है। तो पानी को गर्म किस में करेंगे, कोई आपको बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए। तो यहाँ पास हम जो पात्र लेते हैं वो होता है बॉयलर। इसके बाद हम बॉयलर से क्या करते हैं, उस गर्म पानी को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आगे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पास हमारा हो गया ये। इसके बाद इसी प्रकार से एक और हम भाग बना लेते हैं, जिसको यहाँ पास हम नाम देंगे इकोमेनाइजर। और ये दूसरा हमारा भाग हो गया, इसको भी हम इस प्रकार से बना लिए, जिसका हम नाम देंगे प्री हीटर। और एक हमारा ये दूसरा वाला भाग हो गया। ओके, हमारे ये 4 भाग हो गए। अब तो हमारे पास दिक्कत हो गई, यहाँ पास हम इसको हटा लेते हैं। हटा लिए। अब इसको हम क्रमशः आगे बढ़ा देते हैं। ये पूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। ओके, अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ पास हमारा रहेगा एक, यहाँ पास हम लगा देते हैं इस प्रकार से नोजल। अब हम यहाँ लगा देते हैं अपना टरबाइन। क्या लगा देंगे यहाँ पास, टरबाइन। ये कैसी टरबाइन होगी, स्टीम। ये टरबाइन होगी अपनी स्टीम। इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे। और इससे हम जोड़ देंगे, कपल्ड कर देंगे। किसको कपल्ड कर देंगे हम, यहाँ पास टरबाइन से अल्टरनेटर को। तो हम यहाँ पास कुछ इस प्रकार से अल्टरनेटर को क्या कर दिए, कपल्ड कर दिए। ये हो गया अल्टरनेटर। और ये अल्टरनेटर का जो पीछे वाला भाग होता है, ये हो गया हमारा पीछे वाला भाग। अब यहाँ से अल्टरनेटर को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सप्लाई को आगे ले जाएंगे, जो हमारा एक प्रकार से क्या हो सकता है, 3 फेस अल्टरनेटर होगा। ओके, यहाँ पास पानी को गर्म करने के लिए हमको चाहिए होता है कोयला। तो फिर हम कोयले को क्या करेंगे, एक जगह हैंडल करके रखेंगे। एक जगह क्या करेंगे, हम हैंडल करके रखेंगे। तो ये वाला जो मेरा स्थान हो जाएगा, तो कोयला का हैंडलिंग वाला स्थान हो जाएगा। अब कोयला जलाने के बाद हमको क्या होता है, उसमें कुछ एस बचते हैं, राख बचते हैं। तो उस राख को भी हमको साइड में रखने के लिए हमको एक जगह बना लेनी होती है। तो इस प्रकार से हम इसमें व्यवस्था को जमाते हैं। और यहाँ पास एक हम ये नई चीज़ बना देते हैं, जो आपको अभी पता चलने वाला है। और क्या रह गया हमारा, हम पानी को क्या करेंगे, डालेंगे इसमें। तो पानी भी हमको डालने के लिए चाहिए। तो यहाँ पास हम एक क्या नोजल को लगा देते हैं। इसके बाद हम कुछ हमारे पास क्या रहते हैं, जो जल यूज हो जाते हैं, उसको हम फेंकना नहीं चाहते हैं। उसको हम दोबारा से यूज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम ये बना दिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पानी को, यहाँ से पानी को हम भेजेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा नोजल था, यहाँ हम ले जाएंगे एक और नोजल को लगा देंगे। नोजल पंप हो गया और ये हो गया हमारा, यहाँ पास एक हम कंडेंसर को लगा देंगे। इस प्रकार से कुछ क्या हो जाएगा, हमारा कंडेंसर हो जाएगा। यहाँ कंडेंसर का क्या काम है आपको पता है, चलिए सब पता हो जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, वाटर को कूलिंग करेंगे और ये कुछ इस प्रकार से इसको सिंबल से हम दर्शा देंगे। और यहाँ से भी हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, नॉमिनेशन मतलब नामकरण करना है। तो हम इसको ब्लैक से करें, बिल्कुल ब्लैक से करते हैं। तो ये वाला हमारा भाग हो गया कोल हैंडलिंग, जहाँ हम कोल को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। कोल को एक जगह हम रखते हैं। कोल हैंडलिंग यहाँ पास आ जाएगा क्या, चलिए हम बाहर लिख देते हैं। कोल नहीं, यहाँ बाहर भी नहीं जम रहा, हम ऊपर साइड लिखते हैं ना, कोल हैंडलिंग। कोल को यहाँ क्या रखते हैं, हम हैंडल करके रखते हैं, मतलब यहाँ हम कोल को रखते हैं। अब ये वाला भाग हो गया, यहाँ से हमारा क्या आएगा, कोयला आएगा। अब इसको हम बोलेंगे बॉयलर, जहाँ हम पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसको हम भाग दे देते हैं, इसका नाम बॉयलर। ये वाला भाग हो गया हमारा बॉयलर। अब इसका हम नाम देंगे एस, कोल हैंडलिंग, कोल हैंडलिंग, मतलब यहाँ पास कोयला आएगा जो जला हुआ राख रहेगा। अब यहाँ से बॉयलर से क्या होगा, पानी को हम यहाँ पास जो भेजेंगे तो आगे बढ़ेगा। ये वाला क्या होगा, हमारा सुपर हीटर होगा। क्या होगा, सुपर हीटर। तो ये हो गया हमारा सुपर हीटर। सुपर हीटर हो गया। इसको हम बोलते हैं इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र है। इसको हम बोलेंगे प्री हीटर। प्री हीटर। इसको हम बोलेंगे EPS। EPS बोलेंगे। अब इसको थोड़ा हम इसमें और डिज़ाइन कर दें तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ एक हम इस प्रकार से लगा के फैन, और यहाँ हम एक चिमनी को बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, चिमनी हो गई। ये आपको दिख रही होगी चिमनी। यहाँ से क्या निकलते हैं, धुआं निकलते हैं। और ये हो गया हमारा फैन है। फैन है तो इसका भी हम नामकरण यहाँ पास कर दें। ये वाली जो है चिमनी है, थर्मल को हम हटा दें। ताप विद्युत संयंत्र से आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये चिमनी हमारी यहाँ पास है। ये वाला फिर क्या है, इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन बोलेंगे। और यहाँ पास से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पास से एक हम और फैन को लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा फैन। अब ये फैन क्या करेगा, तो इसका नाम है हमारा, ये वाला फैन बाहर निकालेगा और ये वाला खींचेगा। तो एक खींचता है किसको, हवा को। तो इसको हम प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर या फोर्स बोल सकते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा फोर्स ड्राफ्ट फैन। तो ये वाला हो गया हमारा ड्राफ्ट फैन। अब यहाँ से ड्राफ्ट फैन से भी एक हम कनेक्शन को कर देते हैं। तो ये कनेक्शन हमारा हो जाएगा कुछ
इस प्रकार से, और इकोनोमाइजर से भी हम यहाँ पास इसको बॉयलर में डाल देते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, समझनी है पूरी क्रियाविधि। ओके, यहाँ पास इसका मतलब है नोजल, नोजल को हम नोजल पंप बोल लें, तो यहाँ पास नोजल को हम एन से दर्शा देते हैं, एन है, एन है, एन है, तो ये हो गया नोजल। अभी और नीचे रह गया नामकरण करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन। इसको बोलेंगे कंडेंसर, कंडेंसर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटर, ये है हमारा अल्टरनेटर। यहाँ का कपलिंग है, युग्मन है, मतलब दोनों कपलिंग है। ये हो गया अपना कूलेंट वाटर कूलिंग, इसको हम टावर बोल देंगे क्योंकि ये ऊंचाई वाले भाग में कहीं रखा होगा। अब इसको हम बोलेंगे, यहाँ ले लेते हैं वाटर है, वाटर जहाँ से हम इसको भेजेंगे पानी को, और इसका नाम हम लिख देते हैं डी इरेटर। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं तिरछा, डी इरेटर, डी इरेटर है। तो लगभग सभी का नामकरण हो गया। अब हमको क्या करना है, समझना है चीज़ों को कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोयला को, यहाँ पास कोल हैंडलिंग है, कोयले को हम यहाँ से डालेंगे, और कोयला डालेंगे तो फिर यहाँ आग एक भट्टी होगी, भट्टी क्या करेगी, पानी को गर्म करेगी, तो पानी हमारा जो होगा क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, और उस भाप को हम कहाँ ले जाएंगे, सुपर हीटर में ले जाएंगे। सुपर हीटर में भाप को क्या होगा, थोड़ा वहाँ पास उसका परिवर्तन होगा, प्रेशर टाइप का बन जाएगा, अच्छी बढ़िया खासी प्रेशर बन जाएगी। तो स्टीम के टरबाइन पर हम उस प्रेशर को डालकर टरबाइन को घुमाएंगे, जिससे हमारा अल्टरनेटर कपल्ड होगा, और अल्टरनेटर क्या होगा, घूमने लगेगा, और हमारे यहाँ पास 3 फेज सप्लाई हमको अवेलेबल होने लगेगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है हमारा ताप विद्युत संयंत्र। अब इसको हमको एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरी चीज़ समझनी होती है, एक एक पॉइंट के बारे में समझना होता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। अब यहाँ पास पहले हम ले लेते हैं कोल हैंडलिंग। तो कोल हैंडलिंग को हम कैसे टिप्पणी करेंगे, देखिए कोल जो होता है, कोयला होता है, तो कोयले बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं, पहाड़ जैसे होते हैं, जब उसका खनन होता है तो कोयले को क्या करते हैं, टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। टुकड़े में विभाजित करके उसको हम क्रेन शाफ्ट से मशीन द्वारा कर लेंगे, और उसको फिर हम पाउडर के रूप में कर लेंगे। पल्वेराइज्ड जब हो जाएगा, पाउडर के रूप में हो जाएगा, तो कोयला, इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, तो पाउडर के रूप में करने से कोयला पूरा जलेगा, और उसकी जो दक्षता होगी वो पूर्ण रूप से अच्छी होगी। तो कोयले को पल्वेराइज्ड करने से, पाउडर करने से क्या फ़ायदा हुआ हमको, कि वह पूरा जलेगा, उसमें बचेगा नहीं, पूरा जलेगा, और जलेगा जल्दी, मतलब जल्दी वह ऊष्मा को उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए हम कोयले को क्या करते हैं, उसको बारीक कर लेते हैं, पाउडर कर लेते हैं, चूर्ण कर लेते हैं, पल्वेराइज्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पास ये हो गया कोयला। अब जो कोयला भी होता है ना, तो 4 प्रकार से होते हैं, आपको पता है। तो जो पहला होता है कोयला, तो एंथ्रेसाइट होता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पास होगा हमारा एंथ्रेसाइड, और जो दूसरा होता है बिटुमिनस होता है, और जो तीसरा होता है लिग्नाइट होता है, और जो चौथा होता है एक पिट होता है, पिट कोल। तो हम ये 4 प्रकार से पढ़ते हैं कोयले को। तो जो ये एंथ्रेसाइट होता है, यह बहुत अच्छी क्वालिटी होता है, उच्च दक्ष वाला होता है, एफिशिएंसी इसकी हाई रहती है इसको जलाने से। तो अपने इंडिया में पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं होता, काफ़ी महंगे होते हैं। तो अपने इंडिया में जो अवेलेबल है वो है अपना बिटुमिनस, सेकेंड नंबर पे जो आता है। तो इसी को जलाकर हम क्या करते हैं, कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं। अपने यहाँ ये जो ताप विद्युत संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, तो अपने सिंगरौली में
बहुत ही बड़ा है, जो 47 मेगावाटेज का है, 4700 मेगावाटेज का है। तो बहुत बड़ा संयंत्र है जो एनटीपीसी का पूरा काम संभालती है। तो इस प्रकार से मैंने उसको फिजिकली प्रैक्टिकली देखा है और बहुत ही बड़ा है वो, ठीक है। तो उससे हम कुछ अपना अनुभव भी बताएंगे इसमें, और साथ साथ इसके हम जो थ्योरिकली होगी उसको भी हम डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया अपना पूरा कोल हैंडलिंग। इसके बाद कोल को हम कहाँ रखेंगे? बॉयलर को जैसे क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे। तो उसमें कोयले को जैसे आप क्या करते हैं, कुकर, इसको छोटा सा आप एग्जांपल समझ लीजिए कि इसमें पूरी काम कैसे हो रही है। जैसे आप दाल पकाते हैं कुकर में, चावल पकाते हैं, तो एक बर्नर से क्या करते हैं आप उष्मा देते हैं, और उसके अंदर जो पानी भरा होता है कुकर के अंदर, तो पानी क्या होता है, गर्म होता है, अंदर खोलता है, और उसके सीटी जब उठती है अपने से, मतलब उसके पानी को खोलने की जो गति है वो ज़्यादा हो गई है और वो बाहर निकलने की प्रयास करती है। तो इससे क्या होगा, वह सीटी ऊपर उठ जाती है, तो मतलब उसमें जो प्रेशर होता है तो ऑलरेडी अपने से आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पूरी हमको प्रोसेस करनी होती है, लेकिन कुकर तो इतना छोटा होता है, हमको बड़े वाले भाग में ये सब करना होता है। तो फिर हमको बड़े बड़े उसमें डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो सिंपल सा है कि पानी को हमको गर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या किए हैं, बर्नर को यहाँ ना लगा के हम कोयले को बहुत ज़्यादा मात्रा में जला रहे हैं, और कोयले को जलाने के लिए हमने यहाँ पास भट्टी लगा रखा है, और इसी में हम क्या रखे हैं, उसके ऊपर पानी रखे हैं। पानी को क्या किया हमने गर्म किया पानी को। तो पानी जब गर्म हो गई तो ये इसका जो टेम्परेचर है तो कितना हो गया गर्म होके, वो 100 सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 100 सेल्सियस हो गया। पानी यहाँ पास 100 सेल्सियस गर्म कर लिए हम। अब जो पानी है तो इसको हम सीधे यदि भेजना चाहे कहाँ, आपके स्टीम टरबाइन में, सीधे टरबाइन में भेजना चाहें इस वाष्प को, चूँकि पानी जो था तो पानी क्या बन गया, भाप बन गया, स्टीम बन गया। अब उस स्टीम को हम सीधे टरबाइन में भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि इसको भेजने से हमको दिक्कत हो सकती है, चूँकि इसमें नमी है। नमी जो है तो इस टरबाइन को ख़राब कर देगी, कोरोजन, क्षरण, ये सब उसमें जंग मूर्छा लग जाएगा, जिससे हमारी टरबाइन क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो जो बॉयलर है तो बॉयलर से हम सीधे उसमें स्टीम में नहीं भेजते हैं। आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत होती है कि जो बॉयलर भी होता है ना, वो दो तरीके से होते हैं, उसके दो प्रकार से होते हैं। तो दो प्रकार वो कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों की आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में। आप लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पास पूरी नोट्स अवेलेबल है। इस सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब अवेलेबल है, मात्र यहाँ पास हम समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ जो बॉयलर होता है वो दो तरीके से होता है, दो प्रकार से होता है। तो वो दो प्रकार से कौन कौन से हो गए, एक जो होता है तो आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, और जो दूसरा है तो आपका ये बॉयलर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओके, तो एक को बोलते हैं वाटर, इसमें वाटर ट्यूब, और एक को बोलते हैं फायर ट्यूब। तो ये हो गया वाटर ट्यूब, वाटर ट्यूब, और ये वाला हो गया हमारा फायर ट्यूब। तो फिर ये वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब क्या है? इस वाटर ट्यूब में क्या करते हैं कि जो पानी है, क्या है, पानी है, तो वाटर को हम इस नलिका द्वारा क्या करते हैं, ले जाते हैं, और इस नलिका द्वारा ले जाकर क्या करते हैं, इसके अंदर की संरचना की बात कर रहे हैं कि कैसे होता है। तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से वाटर ट्यूब लगा होगा, या तो फिर हमारा फायर ट्यूब लगा होगा। यदि वाटर ट्यूब लगा होगा तो पानी को हम क्या करेंगे, अंदर से ऐसे गुजारेंगे, ठीक है। और जो इसकी फायरिंग होगी, आग होगी, तो यहाँ पास पूरा क्या रहता है, यहाँ फायर रहता है, तो आग इसके आजू बाजू में ऐसे जलेगी। तो यहाँ से पानी जो गुजरेगा वो क्या होगा, बिल्कुल गर्म होगा, गर्म होकर वह वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार से वाटर ट्यूब होता है। इसकी जो साइज़ होती है वाटर ट्यूब वाली, क्या होती है, थोड़ा पतली होती है, और इसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम फायर ट्यूब में। तो फायर ट्यूब वाले में इसकी जो साइज़ है वो क्या होती है, थोड़ा ज़्यादा होती है। तो यहाँ वाटर हम नहीं, अब बल्कि इसके नलका में क्या जाएगी, फायर जाएगा, आग जाएगी। आग नहीं मतलब उसको आग नहीं भेजेंगे, जैसे आग हम पकड़ते हैं वो आग नहीं, इतना ज़्यादा उसका तापक्रम से कुछ गैसों को भेजते हैं, जो यहाँ पास रहता है क्या, वाटर, पानी रहता है। तो एकदम गर्म गैस को भेजेंगे, आग जैसी मतलब
टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो यहाँ पास क्या करेगी, ये जो वाटर रहेगा, यहाँ पास वाटर जो रहेगा उस वाटर को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। और यहाँ क्या भेजेंगे हम, फायर भेजेंगे, यहाँ से आग भेजेंगे। तो इस दो तरीके से हम काम लेते हैं यहाँ पास, कि जो हमारी बॉयलर होता है वो दो तरीके से हम यहाँ करते हैं। लेकिन आपको पूछा जाए कि ये दोनों पढ़ते हैं तो यह क्या अलग अलग स्थानों पर यूज किया जाता होगा? हाँ बिल्कुल। जो ये बड़े टरबाइन होते हैं तो उसमें वाटर ट्यूब का यूज करते हैं, जो बड़े पावर प्लांट होते हैं उसमें वाटर ट्यूब का यूज करते हैं, और छोटे वाले में फायर ट्यूब का यूज करते हैं। तो बॉयलर के अंदर जो हम यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वाटर और फायर का यूज करते हैं। तो जो बॉयलर है तो उसके अंदर की संरचना इस प्रकार से हो गई। तो हम सीधे ही पानी को गर्म करके स्टीम पे नहीं भेज सकते। तो हम क्या करेंगे, स्टीम को जब यहाँ पास हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें दो तरीके से हमको मिलता है। एक तो उसमें कुछ गैसें मिलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की होती है, बहुत ही ज़्यादा तापक्रम की होती है, तो उसको हम अलग से उपयोग करेंगे, जिसको हम ले जाने के लिए हम ये वाली रास्ता बना लिए हैं। तो इसको हम बोलेंगे गैस ट्यूब। ये वाली जो हमारी ये निकल के आती है इसको, तो इसको हम बोलेंगे गैस ट्यूब। ये गैस ट्यूब है। ये जो नलिका गई है आपकी, ये नलिका है आपकी गैस ट्यूब। तो गैस ट्यूब से यहाँ जब हम टेम्परेचर बढ़ाकर क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, तो यहाँ से जो हाई रेंज की गैस होगी वो जाएगी यहाँ सुपर हीटर में जाएगी, और जो वाष्प होगी, भाप होगी, वो सीधे ही चली जाएगी। अब आके हमारी यह दोनों मिलती है कहाँ, सुपर हीटर में मिलती है। सुपर हीटर में जो हमारी वाष्प थी वो आके क्या हो गई, वाष्प में क्या रहती है, नमी रहती है, भाप में नमी रहती है। तो उस नमी को हमको क्या करना है, कम करना है, क्योंकि इसके टरबाइन को हमको जल्दी ख़राब नहीं करना है। तो भाप को, आर्द्रता को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कम करने के लिए यहाँ पास से जो गैसें हमारी निकलेंगी, तो वो गैस की जो टेम्परेचर होगी वो ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। तो गैस की जो टेम्परेचर है, तो यहाँ पास से जो गैस जाएगी उस गैस के टेम्परेचर का जो तापक्रम होगा वो 400 सेल्सियस होगा। कितना होगा, 400 सेल्सियस होगा, 480 सेल्सियस होगा लगभग। तो यहाँ से जो हमारी नमी वाली जा रही थी वाष्प, तो उसको नमी को क्या करेगी, आर्द्रता को हटा देगी। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा जब टेम्परेचर देंगे उसके वाष्प में, तो उसका जो नमी है, आर्द्रता है, वो दूर हो जाएगी। अब हमारे पास क्या मिलती है, थोड़ा सूखी, मतलब इसमें सूखी वाष्प मिलती है, जो प्रेशर है वो सूखा मिलता है, जो हम अब सीधे ही इसको कहाँ भेज सकते हैं, स्टीम टरबाइन में। तो अब स्टीम टरबाइन में हमारी सुपर हीटर से गुजरते हुए क्या जाएगी, नोजल लगा के रखा मैंने कि हमको ज़्यादा कम कैसे लोड, बेस लोड, पीक लोड कैसे हमको आवश्यकता पड़ रही आउटपुट में लोड की, उस तरीके से हम प्रेशर को खोल करके, और नोजल को खोल करके बंद करके हम क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। तो अब हमारी कहाँ चली आई, सीधे ही स्टीम टरबाइन पे आ गए। अब टरबाइन में जो हमारी टरबाइन लगी होगी, तो वो टरबाइन के बारे में मैं बताया था कि कौन कौन सी टरबाइन हम यूज करते हैं। यदि हमारी टरबाइन क्या है, ज़्यादा हमको ज़्यादा दक्षता बड़े पावर प्लांट में है, या ज़्यादा स्पीड की हमको चाहिए, तो स्पीड के लिए हम क्या बताए थे, स्पीड के लिए आपको बताए थे दो प्रकार से। एक तो आपको बताया था इम्पल्स टरबाइन, दूसरी रिएक्शन टरबाइन। जो इम्पल्स टरबाइन है वो हाई रेंज की स्पीड के लिए बताया था, और जो आपकी रिएक्शन टरबाइन है उसमें भी दो बताए थे, एक फ्रांसिस और एक कैप्लेन। तो इन दोनों टरबाइन को हम यूज़ कर लेंगे निरंतर। कैसे, जो रिएक्शन टरबाइन है तो इसको लो और मीडियम स्पीड के लिए यूज़ कर लेंगे, और जो हाई स्पीड के लिए है उसको हम कौन सा यूज़ करेंगे, वहाँ पास इम्पल्स टरबाइन यूज़ करेंगे, जिसको हम समथिंग 1275 के आसपास घुमाए थे, इससे पहले वाले जो हाइड्रोजन में यूज़ किए थे। ओके, तो यहाँ पास टरबाइन हो गई हमारी। तो टरबाइन हम यहाँ टरबाइन से घुमाएंगे। अब टरबाइन हमारी कहाँ सीधे कपल्ड है, अल्टरनेटर में सीधे जुड़ी हुई है, युग्मित है। तो अल्टरनेटर को घुमाएगा, जिससे हमारी 3 फेज सप्लाई उत्पन्न करके हमको देगा। बस अब इसमें हमको क्या करना होता है कि इसमें पानी तो हम बोल दिए थे, लेकिन पानी आता कहाँ से है, पानी के लिए तो मैं इधर कहीं बताया नहीं। तो पानी अब इसमें कहाँ से आता है, इसको, ये प्रोसेस को समझना ज़रूरी होता है कि आखिर इसकी चक्रीय रैंकिंग साइकिल, अच्छा ये जो अपना पावर प्लांट होता है रैंकिंग साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब चक्रीय क्रम लगा रहता है, किसका, वाटर का। तो देखिए कैसे लगा रहता है।
अब यहाँ पास हमने क्या किया था, हमारी जो भाप है तो यहाँ टरबाइन तक आ गई थी। अब उस भाप को हम क्या करेंगे, भाप को हम ऐसे ही वातावरण में नहीं छोड़ देंगे, उसका अभी हमको यूज करना है। तो कैसे करेंगे, उस भाप को हम लाएंगे, ज़्यादा गर्म है वो, तो गर्म को हम पहले क्या करेंगे, यहाँ कंडेंसर में लाएंगे। कंडेंसर के अंदर क्या रहता है, आप फ्रिज की कभी डिजाइनिंग देखे होंगे तो इतना बड़ा आपको कभी कंडेंसर दिखा देगा, और उसके अंदर क्या दिखाएगा आपको कि ये ऐसे ऐसे घुमा देगा, बहुत ऐसे ऐसे घुमा देगा। तो यहाँ धीरे धीरे क्या होगी, अपने यहाँ का वातावरण थोड़ा ठंड रहेगा। और कंडेंसर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो फ्रिज के अंदर आप देखे होंगे तो यहाँ पाइप जैसा रहता है, तो इधर से हवा जाएगी, मतलब बहुत घुमा फिरा कर जाएगी, तो वो धीरे धीरे हो जाएगी और उसकी जो टेम्परेचर है थोड़ा डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पास जो कंडेंसर है, तो यहाँ से जो वायु गर्म आई थी, वाष्प गर्म आया था, तो उसको क्या किया, थोड़ा कम कर दिया, गर्म को थोड़ा कूलेंट में चेंज कर दिया। अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ कूल, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक कूलिंग वाटर को लगा लेंगे। कूलिंग वाटर क्या करेगा कि यहाँ से ऐसे प्रेशर देगा, और प्रेशर ये कूलिंग वाटर इधर जाएगा, जो कंडेंसर में हमको स्टीम मिली थी, भाप मिली थी, तो उसको ले आएगा यहाँ पास, कूलिंग वाटर के पास ले जाएगा। अब यहाँ पास क्या चला गया, ठंडा पानी चला गया। तो इस ठंडे पानी को क्या किया, इससे मिला होगा, दोनों आपस में मिले होंगे, तो थोड़ा सा जो गर्म भाप आई थी वो ठंडी हो गई होगी। तो ठंडी गर्म करके ऐसे यहाँ से जो निकलने वाली भाप है, उस भाप को कुल मिला के एक कंडेंसर क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। अब कंडेंसर हमारा क्या हो गया, ठंडा कर दिया भाप को। अब उस पानी को, चूँकि वो पानी जो हमारा निकल के आया है, इधर से भाप जो निकल के आई है, तो वो भाप को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, उसमें शुद्धता है थोड़ा, उसको फिल्टर उल्टर मतलब जैसे कचरा पट्टी कुछ नहीं है, तो उसको हम तो ऐसे बहा नहीं देंगे, उसका भी हम यूज करेंगे। तो वो पानी को क्या करेंगे, अब हम इस कंडेंसर के यहाँ पास ये नोजल लगा लिए हैं, इस नोजल से हम क्या करेंगे, पानी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब पानी को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पास डेरेटर इसको बोलेंगे, डेरेटर इसको बोलेंगे। तो डेरेटर मतलब जो हम इसको दोबारा से यूज़ कर रहे हैं इस पानी को, तो इस डेरेटर में क्या करेंगे, लाएंगे। अब हमको पानी मान लीजिए क्या होता है, यहाँ गर्म हो जाता है, इतने पानी जितना आया तो इतना इसको हम भेज देंगे किसी तरह से, उतने में तो काम होने वाला नहीं, हमको बाहर से भी पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो ख़त्म हो गया ना। इसमें जो पावर प्लांट ये वाला होता है, तो इसकी थोड़ा एफिशिएंसी की बात करेंगे अभी, चलिए इसको खैर छोड़ते हैं, अभी यहाँ से समझते हैं, लास्ट में उन सभी चीज़ों को बताएंगे। तो इसमें जो पानी है, तो पानी को हम अभी पूर्ण रूप से हमारा पहुंच नहीं, इतने पानी में अभी हमको हो नहीं रहा था, क्योंकि ख़त्म हो गया बाष्प बन गया, और तो हमको अलग से पानी की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ से हम अलग से पानी ले आएंगे, और इस पानी को यहाँ पास डेरेटर में दोनों को हम मिक्स करेंगे, जो हमारा पुराना है और नया पानी को मिक्स करेंगे। और ये पानी हमारा शुद्ध रहेगा, मतलब साफ़ सुथरा रहेगा, उसमें कचरा पट्टी ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो इस पानी को डेरेटर में मिक्स करेंगे, अब नोजल की सहायता से हम पानी को लाएँगे। अब देखिए, पानी को हम क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। अभी जो हमारी यहाँ से गुजरने वाली हमारी क्या थी, फ्री, यहाँ से गुजरने वाली जो हमारी गैस फ्यूल थी, क्या थी, गैस फ्यूल। यहाँ पास गैस ट्यूब लिख दिया, गैस फ्यूल लिखना है हमको। तो ये क्या है, गैस फ्यूल है। ट्यूब मतलब जिसमें से ले जाएंगे, फ्यूल मतलब जो गैस को हम ले जा रहे हैं। तो ये जो गैस फ्यूल है, तो गैस फ्यूल को अभी हमने प्री हीटर में क्या किया था, गरम बस किया था। गैस फ्यूल को हम कहीं बाहर वातावरण में नहीं छोड़े थे, गरम कर लिए थे और यहीं पास अभी अस्थाई रख दिए थे। अब इस गैस फ्यूल को क्या करेंगे हम, और आगे ले जाएंगे। आगे ले जाकर क्या करेंगे हम, इकोनोमाइज़र में ले जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा जाने वाला पानी है, तो वो क्या है, ठंडा है, और ठंडे पानी को हम क्या करेंगे, इकोनोमाइज़र में लाएंगे। अब इकोनोमाइज़र में लाकर हम ये जो गर्म हवा थी, हमारी वाष्प थी जो 480 सेल्सियस पर थी, प्री हीटिंग तो हमने कर लिया और उसको बाहर वातावरण में नहीं छोड़ा, उसको क्या करेंगे हम, थोड़ा आगे ले जाकर जो हमारा गर्म पानी था, और सॉरी ठंडा पानी था, यहाँ से हम पानी लाए थे ताज़ा ताज़ा, उस पानी को हम क्या करेंगे, थोड़ा प्री हीटिंग कर लेंगे, सॉरी वहाँ पास क्या कर लेंगे, थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो इकोनोमाइज़र क्या करता है, इस गैस को, इस फ्यूल को ले जाकर इकोनोमाइज़र में ये जो नया पानी हमको लाए हैं हम, तो उसको थोड़ा क्या करेगा, गर्म कर देगा। तो गर्म कर देगा तो हमको फिर ज़्यादा गर्म करने की अलग से हमको कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो फिर हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। तो इकोनॉमिकल कर देगा मतलब वह सस्ता कर देगा, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता कर देगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, इकोनोमाइज़र है नाम है। तो इकोनोमाइज़र के काम हो गया कि पानी को क्या करता है, गर्म कर देता है। तो यहाँ पास पानी को लिख सकते हैं कि पानी क्या हो गया, हॉट हो गया। तो हॉट यहाँ पास लिख देंगे हॉट एयर, क्योंकि यहाँ से क्या जा रही है, अब हमारी एयर जाएगी, यानी वाष्प ही जाएगा, पानी ही जाएगा। तो इस पानी को हमने थोड़ा सा गर्म कर दिया और गर्म पानी को अब कहाँ लाएं, इसके सहायता से गर्म कर दिया। अब गर्म पानी को लाएंगे कहाँ, बॉयलर में लाएंगे। ठीक है, बॉयलर में हमारा इस तरीके से पानी आ जाएगा। अब इस पानी को क्या करेगा, कोयला अंदर जल रहा होगा, वो भट्टी में उसको जलाकर स्टीम में परिवर्तन कर रहा होगा। तो यह चक्रण चलता रहता है। इधर साइड अब आ गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको कोयले को जलाने के लिए ये जो कोयला है, तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तभी ये कोयला जलेगा। इसमें आग तभी लगेगी जब इसमें ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसको हम जो वायु से मिलता है, अपने वातावरण से मिलता है, वो पर्याप्त नहीं रहता। हमको ज़्यादा कम मतलब बहुत ही स्पीड से आग को जलाना होता है, तो हमको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। तो फिर ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे, वातावरण से लाएंगे, उसको खींच के लाएंगे, आएगा नहीं। तो आजकल की जो नौकरियां हैं ना, तो वो अपने से नहीं आने वाली, उसको खींच के लाना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसने भी क्या किया, खींच के लाया। तो फोर्स यहाँ पास जो है, तो फोर्स ड्राफ्ट फैन जो है, तो वायु को क्या किया, खींचा यहाँ पास, और उस वायु को खींच कर क्या किया, यहाँ पास अभी अस्थाई रखा है। अभी हमने यह नहीं बोला कहीं भी कि इकोनोमाइज़र में जो अपनी फ्यूल गैस है, तो उसको मैंने कहीं फेंक दिया। अभी जो फ्यूल गैस है, तो यहाँ पास से आके इकोनोमाइज़र में रुकी हुई है। अब इकोनोमाइज़र से हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कहाँ लाएंगे, प्री हीटर में लाएंगे। अब जो हम बाहर से गैसें ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, थोड़ा हम हीट कर देंगे, जिसको हम प्री हीट बोलेंगे, प्री हीटर बोलेंगे। तो इस बाहर से वायु को हमको प्री हीट करने से हमको फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा यह हुआ कि इस वायु जो आएगी यहाँ पास, तो हमारी वो नमी युक्त रहेगी। जैसे बाहर की वायु में बारिश और इसमें क्या हुआ, उसमें नमी रहती है ना, तो उस नमी को क्या करेगी, सुखा देगी। तो सुखा देगी तो फिर हमारा यहाँ वो आग को थोड़ा दक्षता उसकी बढ़ा देगी। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, प्री हीट करते हैं। यहाँ पास से हमको हॉट क्या मिल जाएगी, वायु मिल जाएगी। एक चीज़ और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पास जो इकोनोमाइज़र से हम हीट करते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता क्या है, इकोनोमाइज़र से जो हम थोड़ा वाटर को जो हम यहाँ पास से लाए, तो सीधे ही हम यदि बॉयलर में डाल देते हैं, तो फिर होता क्या, तो बॉयलर के जो क्या है, यहाँ पास इस तरह से कुछ बना होगा आपका बॉयलर, और यहाँ पास कुछ उसकी दीवारें एक अलग से परत चढ़ी होगी। ठीक है, तो उस परत में क्या हो जाएगी, यदि उस नमी को सीधे ही हम डाल देंगे, तो पानी को डाल देंगे, तो हीट नहीं करके डालेंगे, तो इसकी परत को क्या करेगी, ये ख़राब कर देगी, मूर्छा लग जाएगा, जंग लग जाएगा, क्षय हो जाएगा, क्रोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम ख़राब से होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम इकोनोमाइज़र से हीट कर देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मान लीजिए आपको जैसे कोई ठंडा पानी है, कोई पात्र आपका कांच का गिलास हो गया, वो एकदम गर्म है, उसमें अचानक आप ठंडा डाल दिए कोई चीज़, तो वो क्या होगा, छिनक जाएगा, मतलब वो अलग अलग हो जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा। तो उस चीज़ से भी बचाने के लिए हम यहाँ पास इकोनोमाइज़र का यूज़ किए हैं, जिससे हम प्री हीटिंग थोड़ा गर्म करके और इसमें फिर बॉयलर में डालें। तो यहाँ तक हम पहुँच गए ड्राफ्ट फैन। अब क्या करेंगे हम कि इसमें जो हम कोल को जलाए हैं, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। कोल को जलाने से उसमें छोटे छोटे जो कण होंगे, तो उस कण को भी हमको व्यवस्था बनाना पड़ेगा। सीधा ही वातावरण में छोड़ देंगे तो हमारे आसपास के वातावरण को क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। तो उससे भी हमको सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमने क्या किया कि प्री हीटर तक आ गया। इस जो गैस है हमारी का यहाँ पास गैस फ्यूल है 480 सेल्सियस पर, वही गैस हमारी इकोनोमाइज़र सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, प्री हीटर से आते आते हमारी आ गई कहाँ, ईएसपी में। अब ईएसपी में आ गई, ईएसपी के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ईएसपी में आ गई और फिर वही गैस कहाँ जाएगी, हमारा यहाँ पास इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा है। जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा यहाँ पास जब गैस हमारी उत्पन्न हुई थी तो हाई टेम्परेचर की थी, हाई प्रेशर में थी। अब यहाँ आते आते क्या हो गई, थोड़ा लो हो गई।
लो हो गई, तो फिर ये इंड्यूस्ड फैन क्या करेगा, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारी गैस तो जा रही है, लेकिन इंड्यूस्ड जो फैन है तो वो अधिक तीव्र गति से खींच लेगा और गैस को फटाफट बाहर निकालेगा। बोलेगा तुमको यहाँ भीड़ नहीं लगाना है, चलो तुम्हारा काम खत्म हो गया, पार्टिकल लोगो तुम भागो यहाँ से। तो इसको इंड्यूस्ड जो ड्राफ्ट फैन है वो खींच के यहाँ से पूरी गैसें को वातावरण में छोड़ देगा। लेकिन ऐसे नहीं, अभी हमने बात किया था इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उसमें बहुत सारी गैसें निकलती हैं, सल्फर वगैरह, तो वो सही नहीं रहता स्वास्थ्य के लिए। तो उससे हम बचाव के लिए क्या किए हैं, यहाँ पास EPS लगाए हैं, EPS लगाए हैं, ठीक है। तो हम पहुँचे कहाँ थे, ड्राफ्ट फैन तक। अब ड्राफ्ट फैन से क्या करेंगे, इस चिमनी में लाएंगे, यहाँ पास ये चिमनी है, अब चिमनी में ला के फिर हम वातावरण में छोड़ देंगे इसको। लेकिन अब हमको समझना है कि यहाँ पास EPS क्या है। EPS क्या है, EPS बोलेंगे कि ESP बोलेंगे इसको हम EPS नहीं, इसको हम ESP बोलते हैं। थोड़ा हमको लिखने में मिस्टेक हो गया, ESP। तो अब हम समझते हैं कि ESP क्या होता है, ESP का क्या मतलब हुआ। आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है सभी को, मैं चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सभी को। अब चलिए समझते हैं कि ESP क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दें। तो आपका जो ESP होता है तो यह, इसमें DC सप्लाई हम देते हैं, क्या करते हैं, DC सप्लाई देते हैं। इसकी डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि हमारे पास यहाँ पास क्या हो गया, ये प्लेटें हो गई, ये प्लेटें हो गई। अब इसमें हम अंदर भी 2 प्लेटें ऐसे लगा देंगे और यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ से हमारा क्या गया होगा, ये वाला जो प्री हीटर को जा रहा, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से प्रवेश कर रहा होगा। ओके, अब इसके अंदर की संरचना जो है तो ये यहाँ से गुजरती हुई जाएगी। अब इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, कोयले में छोटे छोटे कण होंगे, लोहे के होंगे, पता नहीं कितनी सारी सामग्रियाँ उसमें छोटे छोटे मिले होंगे कण। तो उस कण को हमको क्या करना है, छानित्र करना है ताकि वो वातावरण में ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पास से हम सप्लाई देंगे। इसको हम ले लेते हैं धन और इसको हम ले लेते हैं ऋण। अब यहाँ पास धन और ऋण ले लिए, इसको हम इधर बनाते हैं, इसको ले लिए हम धन और इसको हम ले लिए ऋण यहाँ पास। तो इस प्रकार से 2 हमने प्लेटें आपस में दे दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। सप्लाई जो इसमें देते हैं तो वो आपकी 25,000 या 25 kV बोल सकते हैं। तो 25,000 वोल्टेज से 100,000 वोल्टेज तक, कितना, 100,000 वोल्टेज तक। तो इस प्रकार से 100 kV 25, यहाँ के लिख दीजिए आप, kV 25 kV से 100 kV कौन सी सप्लाई, DC सप्लाई। तो यहाँ पास 25 kV से 100 kV DC सप्लाई हम इसको देंगे, किसको, ESP को। तो अब यह करेगा क्या, इसमें बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाएगा। और इसमें जो कण आएंगे इसके पास में तो वो क्या करेगा, आपस में चिपका लेगा। यह एक प्रकार से चुंबक की भांति कार्य करेगा और उसमें जो कण आएगा तो वह चिपक जाएगा। तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर यहाँ पास ESP आपका यहाँ पास काम करेगा। विद्युत, उसको हम बोलेंगे विद्युत स्थिर विद्युत सिद्धांत। तो इसको हम स्थिर विद्युत सिद्धांत पे यह काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर यह काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, इसको आप बोल सकते हैं प्रेस्पिरेटर, पी से प्रेस्पिरेटर भी बोल सकते हैं। तो यह स्थिर विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें सप्लाई जो देते हैं आपको यह याद रखना है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें दूसरी चीज़ हम बताएं आपको
तो यह जो ड्राफ्ट फैन होता है ये किसके बीच में लगा होता है, आपसे यह पूछा जाएगा। तो जो ड्राफ्ट फैन होता है वो चिमनी और ईएसपी के बीच में लगा होता है, ईएसपी और चिमनी के बीच में लगा होता है। यही बस इंपॉर्टेंट है, इधर साइड कौन किसके बीच में लगा उतना नहीं जरूरी, लेकिन ये ड्राफ्ट फैन ज़रूर पूछता है। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सामान्य जानकारी लेते हैं कि इसके बारे में जो हमारी एक वन लाइनर है वो उसको हम कैसे याद रखेंगे पूरी चीज़ को। तो इसमें जो कोयले का हम यूज़ करते हैं तो वो कौन सा कोयला यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में अपने इंडिया में। तो इसमें जो कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस। कौन सा कोयला होता है, बिटुमिनस होता है। यदि एंथ्रेसाइट की बात करें तो वो कॉस्टली होने के कारण उसका यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ इसमें है कि जो यह पावर प्लांट है तो यह रैंकिंग साइकिल पर यह क्या करता है, कार्य करता है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, रैंकिंग साइकिल। तो यह रैंकिंग साइकिल पर कार्य करता है। इसको कैसे हम बोल दिए कि रैंकिंग साइकिल पर, चूँकि यहाँ पास हमने पानी लिया था और यहाँ से हमने ले जाए, यहाँ पास ले गए कंडेंसर से गुजरते हुए इधर से हमने गुजर दिया, फिर से यहाँ आ गया। तो यह एक साइकिल बन गया। कैसी साइकिल, यह एक रैंकिंग साइकिल बन गई। इसलिए इसको हम क्या बोलें कि यह रैंकिंग साइकिल पर कार्य करता है। और ये सिंपल सी बात है कि जो थर्मल पावर प्लांट है तो इसके ईंधन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं। इसके ईंधन के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम कोयला यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ है कि इसमें जो हमसे एक बार हम कॉलेज में पढ़ाने गए थे तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं तो वो इंटरव्यू के रूप में पूछे कि आप बताएं कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो पानी होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि पानी का जो इसमें पीएच मान है तो वो 7 से थोड़ा अधिक रहेगा। नॉर्मल पानी होता तो 7, लेकिन इसमें जो पानी का यूज हम करेंगे तो वो 7 से थोड़ा अधिक होगा। तो इसका जो पीएच मान है, पीएच पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसमें जो पीएच मान है तो कितना रहेगा आपका 7 से थोड़ा अधिक, 7 से थोड़ा अधिक। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये याद रखना है कि पीएच मान इसका इतना होता है। अब देखिए यह अल्टरनेटर जो होता है तो इस पर आप विश्वास रख सकते हैं कि जब हम चाहेंगे तब हमको बिजली मिल जाएगी, नहीं। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग थोड़ा करने में टाइम लगता है। दूसरी चीज़ यह इतनी सारी इसमें चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ ख़राब हो जाएगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको हम इसीलिए बोल सकते हैं कि यह उतना विश्वासदायक नहीं है। तो इसकी विश्वसनीयता क्या होती है, कम होती है। इस अल्टरनेटर की विश्वसनीयता क्या होती है, कम होती है। जबकि इससे पहले मैं हाइड्रो पावर प्लांट में बताया था तो उसमें बताया था इसकी विश्वसनीयता क्या होती है, हाइड्रो की सर्वाधिक होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगी, इसकी विश्वसनीयता कम होगी। तो फिर इसमें जो यदि स्टैंड बाई लॉस की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट में मैं बताया था कि उसमें किसी प्रकार से स्टैंड बाई लॉस नहीं होता है। स्टैंड बाई लॉस का मतलब कि यदि इसको हम पानी को गर्म कर लिए, अब हमको आज ज़रूरत नहीं है बिजली की, 5-6 दिन बाद ज़रूरत है। पानी को हमने गर्म करके स्टीम को हमने रख लिया, अब 5-6 दिन बाद पता चलेगा स्टीम तो पूरा उड़ गया, तो इसको हम कहेंगे कि स्टैंड बाई लॉस हो गया। तो इसमें स्टैंड बाई लॉस होता है, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट में स्टैंड बाई लॉस नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गया। और इसमें इसीलिए इसकी क्या होती है, दक्षता भी कम होती है। दक्षता कम होने का मेन कारण है कि जो यहाँ पास कंडेंसर है तो कंडेंसर में इसकी 54 जो प्रतिशत है, 54% तक इसकी जो ऊष्मा है वो नष्ट हो जाती है। इसी कारण इसकी दक्षता क्या होती है, ओनली फॉर 30 to 40, 30 से 40% इसकी एफिशिएंसी होती है। तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, 30 से 40% इसकी एफिशिएंसी होती है। यहाँ से पास लिखें, 30 से 40% इसकी एफिशिएंसी होती है। आपको पता है कि ये जो ताप विद्युत संयंत्र होता है ये कहाँ लगाया जाता है, उसको मैं बताया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है जहाँ डैम वगैरह बनते हैं। लेकिन इसको ज़्यादातर वहाँ लगाया जाता है लोकेशन देखकर कि जहाँ कोयले की खदान हो। कोयले की खदान जहाँ होगी वहाँ पर
वहाँ पास इसको ज़्यादा लगाने की चांसेस रहती है, वहीं लगाया भी जाता है। तो ये ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट में इतनी सारी बातें आपको देना था, आपको शेयर करनी थी, आपको जानकारी देना था। तो यदि यह पूरी चीज़ें आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। और आप पढ़ाई अपना करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए लेकर आते रहेंगे। सो थैंक्स गाइज, अभी तक आपको बने रहने के लिए मेरे वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।